अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो आपने बड़े गौर से सुननी है। आज आपके सारे अबहाम दूर हो जाएंगे, आज आपके सारे कन्फ्यूजन्स जो है ना नाज़रीन वो दूर हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी हरकतें या कुछ ऐसे बयानात जिनसे बराह रास्त या पाक फ़ौज को नुकसान पहुँचा या फिर हमारे दो कौमी नज़रिए को नुकसान पहुँचा। अब ये फैसला हम बाद में करेंगे। आप ये मेरी वीडियो देख लें पूरी, बाद में कर लीजिएगा कि क्या ऐसा नवाज शरीफ साहब ने जानबूझ के किया या अनजाने में कर गए। ये फैसला बाद में करना। पहले मैं आपके सामने तारीखी वो चीज़ें रखने जा रहा हूँ। तारीख में मिलेंगी आपको ये चीज़ें नवाज शरीफ साहब ने जो की। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं कारगिल पर। अच्छा, कारगिल की मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट था क्यों हमारे लिए। नवाज शरीफ साहब ने कारगिल में जो किरदार अदा किया, उसके बाद जो कुछ हुआ, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था हमारे लिए, कभी सोचा है आपने। 1984 में दोस्तों भारत की जो फौज थी वो सियाचिन से नीचे आ गई थी। अच्छा, होता पता क्या था, ये कारगिल सियाचिन के जो इलाके हैं ना, ये बहुत ठंडे हैं। लद्दाख बड़े ठंडे इलाके हैं। यहां पर आप सर्दियों में गुजारा नहीं कर सकते। आप आम हालात में गर्मियों में भी वहां पर इतनी यख बस्ता ठंड होती है कि रहा नहीं जाता। सर्दियों में तो बिल्कुल ही आप पूछे ही ना, वहां पर फौजें नहीं रह सकती। तो इंडिया और पाकिस्तान की फौजें सर्दियों में इन इलाकों से नीचे उतर आया करती थी, क्योंकि ये बुलंदी पर है तो नीचे आ जाया करती थी। ऐसा ही हुआ 84 में भारत की फौज नीचे आ गई, पाकिस्तान की फौज भी नीचे आ गई। लेकिन भारत ने क्या किया, भारतीय फौजी वापस गए किसी तरह से। उनकी रूस ने मदद की थी, तब रूस ने भारत की मदद की। ये भारतीय फौजी वापस गए, इन्होंने जाके उन चोटियों पर दोबारा कब्जा कर लिया जो पाकिस्तान ने खाली की थी। अब ऐसे तो नहीं होता ना कि हम खाली करके चली जाएं एक चीज़, क्योंकि वहाँ पे मौसम ऐसा है, और आप बाद में जाके कब्जा कर लें किसी और की मदद से। तो पाक फौज आपको पता है छोड़ती तो नहीं है इतनी आसानी से। लेकिन आप मंसूबा बनाया गया कि ये चोटियाँ हमारी हैं, कारगिल की चोटियाँ, सियाचिन की चोटियाँ हमारी चोटियाँ, हम वापस लेंगे। जायज़ बात थी भाई, हमारी चीज़ थी, हमने वापस लेनी थी। 1998 में नवाज शरीफ साहब को इन्फॉर्म करने के बाद उनकी तस्वीरें, जब वो कारगिल गए ब्रीफिंग लेने के लिए कि हमला किस तरह करना है, हमने तस्वीर मौजूद है जनरल मुशर्रफ के साथ। ये करने के बाद दोस्तों हमने क्या किया, हमने उनकी सप्लाई लाइन ही काट दी भारत की। यानी कारगिल पर जब पाकिस्तान ने हमला किया तो लद्दाख, सियाचिन, अक्साई चिन, लद्दाख की समझ आ गई ना, जहां पे चाइना के साथ फटा चल रहा है भारत का इस वक्त, यहां पर ये भारतीय फौजी महसूर होकर रह गए, स्टक गए, बिल्कुल ऐसे ना कि उधर जा सके ना इधर जा सके, फंस के रह गए। अब ये परेशानी में थे जनाब कि हम क्या करें। पाकिस्तान ने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, गिच्ची से पकड़ लेना, यहां से पकड़ लेना, इधर से पकड़ा हुआ था पाकिस्तान ने इनको। इनके फौजियों को राह नहीं मिल रही थी भागने की, वो जनाब पकड़ा हुआ था उन्होंने। इधर से जनाब नवाज शरीफ साहब के पेट में पता नहीं क्या मरोड़ उठा, ये भाग गए, भागे भागे गए अमेरिका। अमेरिका जाके इन्होंने क्लिंटन से मुलाकात की। इन्होंने कहा सर इसे खत्म करें प्लीज, ये जंग फिनिश करें, आप हमारी साथी करवाएं। वो तो हैरान हो गए जनाब, ये क्या। और उनके लिए तो खुशी का इससे बड़ा कोई मौका हो नहीं सकता कि नवाज शरीफ खुद चल के आ रहा है, कह रहा है जंग बंद कराओ। इंडिया कब से प्रेशर डलवाने की कोशिश कर रहा था कि भाई जंग बंद होनी चाहिए, यहां नवाज शरीफ साहब खुद आ गए। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपको ब्रूस रिडल उस वक्त एक सहाफ़ी भी है और मौरख भी है, वो कमरे में मौजूद था जिस वक्त नवाज शरीफ और बिल क्लिंटन की मुलाकात चल रही थी। वो ये कहता है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अपने बीवी बच्चे साथ लेके आया हूं, अगर बात ना बनी तो मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा, मैं इधर ही रहना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूं, ब्रूस रिडल की किताब पढ़िए। वो कहता है नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं अपनी बीवी बच्चे साथ लेकर आया हूं, और आप तासुर ये दें कि अमेरिका ने हम पे दबाव डाला तो हम जंग बंद कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पता लग गया कि मैं आपके पास आया था जंग बंद कराने के लिए, तो मुझे तो पिछले लोग मार डालेंगे, मुझे तो पाकिस्तानी रहने नहीं देंगे। ये ब्रूस रिडल लिखता है अपनी किताब में। नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे बिल क्लिंटन को। ये एक मौका था नाज़रीन जब पाक फौज के साथ जो है वो धोखा किया गया। बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हमारी फौजें पहुंच चुकी हुई थी, हमने कब्जा कर लिया हुआ था, हमने गिच्ची से पकड़ लिया था भारत को और भारतीय फौज को। हमारी फौज को पता कितना नुकसान उठाना पड़ा वहां से। जब हमारी फौजें वापस आ रही थी, वापस बुलाई गई नवाज शरीफ के हुक्म पर, तो कितना कितना मारा भारत से पीछे ने। वो डेफिनेटली हम तो वापस जा रहे थे ना, अब हम अटैकिंग पोजीशन में तो थे नहीं, तो पीछे से भारत मारता था, हमारे लोग बेचारे शहीद होते थे। ठीक है जी, अगला दौर क्या था जनाब। अगला दौर ये था जनाब, हाँ जी, 2011 अगस्त 2011 नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन एक
तकरीब मुनक्किद की जाती है सेफमा के ज़ेरे इंतज़ाम। एक बड़ी खिचड़ी किस्म की एक तकरीब थी, वो बनाई जाती है। सेफमा बेसिकली ये एक यूं कह लें कि बड़े सगीर का एक सहाफ़ती इदारा है, ठीक है जी। सेफमा के ज़ेरे तमाम एक तकरीब मुनक्किद की जाती है। वहां पर नवाज शरीफ साहब ने अपना एक मशहूर ज़माना बयान दिया। आज तक लोग उसको कोट करते हैं, भारतीय कोट करते हैं उसको। जब हमें शर्म दिलानी होती है ना भारतीयों ने, तो वो बयान कोट करते हैं नवाज शरीफ साहब का। ऐसे लुक में इन्होंने दिए हुए हैं उनको। अच्छा, कहते क्या है? उन्होंने कहा था जनाब कि हमारी जुबान कल्चर एक है, सिर्फ सरहद की एक लकीर दरमियान में आ गई, वरना जिस रब को भारतीय पूछते हैं हम भी उसी को पूछते हैं। मैं किथे जावा, मैं केड़े दीवार से टक्कर मारा ना। हमारी सरहद एक, मतलब सरहद तो हमारी एक है, लेकिन ये जो लकीर, जिसको आप एक लकीर कह रहे हैं, लकीर खींच दी गई। आपको पता है इसके लिए कितने लोगों ने जाने दी थी मियां साहब? आपको 47 की वो गदर याद है आपको? कितने पाकिस्तानियों की जो ट्रेनें हैं वो सिर्फ लाशों से भर के पाकिस्तान आई थी। कितनी खून की नदियां यहां पंजाब में बही थी, जिसको आप कह रहे हैं कि एक लकीर है। ये लकीर नहीं है, ये इस लकीर के इस पार जो है वो एक ऐसा मुल्क बैठा है जो अब हमारा दुश्मन है, और लकीर के इस बार जो है वो पाकिस्तान है, जो हमारी आन बान शान सब कुछ है। अच्छा, वो कहते हैं जी लकीर है। और आगे बड़ी मजे की बात कि हम भी उसी रब को पूछते हैं जिसको वो पूछते हैं। अगर हम भी उसी रब को पूछते होते, या वो भी उसी रब को पूछते होते जिसको हम पूछते हैं, तो वहां के मुसलमानों का यह हाल क्यों हो रहा है नवाज शरीफ साहब? अगर उन सबका एक ही रब होता तो मुसलमानों की दाढ़ियां पकड़ पकड़ के, उनकी औरतों के पर्दे उतार उतार के, उनको लाते घूसे मार के क्यों कहा जाता है कहो जय श्री राम? फिर उनको गाय ज़िबा करने पर क्यों जान से मार दिया जाता है? अगर हम सबका रब एक है तो फिर क्यों उनको गाय का पेशाब पीने पे मजबूर किया जाता है? मियां साहब, ये क्या कर रहे थे आप? क्या सोच के कर रहे थे आप? सरहदें वो मिटा रहे हैं। मजहब हमारा इस्लाम दुनिया भर से मुख्तलिफ मजहब है, हिंदुओं से तो बिल्कुल मुख्तलिफ मजहब है, उसको भी आप एक करने में तुले हुए थे सर, क्योंकि आप उस वक्त भारत में मौजूद थे और तकरीर कर रहे थे वहां पे। इसलिए ना मौका देखा ना महल देखा, बस शुरू हो गए। ये जनाब था एक दूसरा मौका। फिर जनाब हाँ एक और बड़ा हम वो बड़ा मिस करने वाला नहीं है जी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे अफसोस है, यहां पे तो पहले उन्होंने दो कौमी नजरिए के साथ जो किया वो किया, फिर आपके मजहब के साथ जो किया वो किया, अब आगे फौज के साथ करने जा रहे हैं। सुनिएगा, मुझे अफसोस है कि कारगिल में हमारी फौज ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा, जिस पर भारत से माफी मांगता हूं। मुक गई गल, अब कुछ रह गया? उस अयाज सादिक का बयान तो कुछ भी नहीं है। यह बयान तो सर ये है, हमारी फौज ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा कारगिल में, और इस पर मैं भारत से माफी मांगता हूं। या अल्लाह रहम। यानी अगर आप आज कहें कि नहीं जनाब हम तो 1998 में फौज के साथ थे जब कारगिल पे हमला किया, ये साथ थे आप, बयान तो आप ये दे रहे हैं। आपकी फौज भारत के पीठ में छुरा क्यों घोंपेगी मियां साहब? और अगर घोंप भी दे तो वो भारत की फौज तो है नहीं, वो तो हर दुश्मन मुल्क की पीठ में छुरा घोंपेगी। हाँ, पाकिस्तान की पीठ में छुरा ना घोंपे ये एक और बात है, क्योंकि वो पाकिस्तान की अपनी फौज है। किसी और के घरे तो करे, क्योंकि वो दुश्मन है भाई, यही तो उसका काम है। आपको इस बात का बुरा लगा कि कारगिल पे हमने फतह हासिल कर ली थी मियां साहब? ये था चौथा मकाम। आगे बढ़े जनाब, मुंबई हमले, ये तो अल्लाह मान, मतलब यहां तो काम ही उन्होंने पलट कर रख दिया ना सारा। मुंबई हमले हुए 2008 में हुए थे, इन पर मुकदमा चला ना अहली का, पनामा केस चला, ना अहल हो गए, ना अहल होकर घर चले गए। फिर रैलियां निकालना शुरू कर दी इन्होंने। मुल्तान गए, मुल्तान जाके बयान क्या दे दिया? मुंबई हमले में पाकिस्तान मुलव्वस था। यार 2008 के बाद 2016 या 17 की बात है, मतलब 7, 8 या 9 साल के बाद आपको यह याद आ गया। मैं आपको बात बता दूं, ये जो अयाज सादिक ने बात की है, इस पर सरप्राइज होने की बात जरूरत नहीं है आपको, ये यही करेंगे। इनके पास जितने भी कौमी राज हैं उनको तोड़ मरोड़ कर जब वो भारत की के बयानिए से मैच करेंगे, भारत की खुशनुदी के लिए ये बयान दे दिया करेंगे। देखे ना, 2 साल हो गए अभिनंदन की गिरफ्तारी और बर्बाद मेरे हाई को, आज अयाज सादिक साहब को एवं दिल में ख्याल आया, उन्होंने बयान दे दिया। 2008 में मुंबई हमले हुए थे और 2017 या 16 के अंदर जो है इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने एवं उठ के बयान दे दिया। तो भाई ये आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है? भारत में जो दहशतगर्दी हुई पाकिस्तान ने करवाई, ये मुल्क का साबिक वजीर आजम कह रहे हैं, जो अभी 4 दिन पहले नाअहल होकर घर गए। ये सिला दे रहे हैं आप पाकिस्तान को
इस पाकिस्तान ने ही आपको वज़ीर आज़म बनाया, इस पाकिस्तान ने ही आपको पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन इंसान बनाया, इस पाकिस्तान ने ही आपकी शरीफ फैमिली को इतनी शुगर मिलने दी, आप ये कर रहे हैं उसके साथ। ये था जनाब एक और ऐसा मौका जहां पर जो है वो मियां साहब ने वो करके दिखाया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। और आखिर में कलभूषण हमारे हाथ चढ़ा। क्या कमाल की सोने की चिड़िया आई थी, पूरे भारत को, पूरी दुनिया में नंगा कर सकते थे हम। मियां साहब ने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। पहली बात तो यह, उन्होंने किसी मौका पर नाम नहीं लिया कलभूषण का। UNGA गए, यूनाइटेड नेशंस गए तकरीर करने, खामोश। किसी सरबराह मुमलिकत के पास जाते, किसी और मुल्क जाते, अमेरिका जाते, कहीं जाते, खामोश, कोई नाम नहीं लिया। फिर इस केस को उठा के आलमी अदालत इंसाफ ले गए। ओ भाई, बंदा आपने पकड़ा है, यहां पर कार्रवाइयां वो आपके कर रहा था, एतराफ कर चुका है, आलमी अदालत इंसाफ क्या करने गए हो आप? ले जनाब, कुलभूषण को फांसी होना थी, कुलभूषण यहां बैठा मजे से चाय पी रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ अभी तक, थैंक्स टू मियां साहब। मैं चाहूंगा इस वीडियो पर अपना फीडबैक दीजिएगा, चाहे तो कमेंट भी करें, और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।